अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो जनाब, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आज है रेज़न की फ़र्स्ट क्लास और इस क्लास में मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लैक जो है वो बना के दिखाऊंगी। स्मॉल साइज़ का ये प्लैक है, 5 इंच के मोल्ड में हम इसको बनाएंगे और बहुत ही सिंपल पोरिंग के साथ। और तमाम जो इसकी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, जब भी आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा। तो चले आए, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, रेज़न में हम कोई भी प्रोजेक्ट जब हम बना रहे होते हैं, रेज़न की कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि हम मालूम करें कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसके लिए हमें कितना रेज़न जो है वो चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो साइट है वो है तुलसी रेज़न कैलकुलेटर। ठीक है, तुलसी रेज़न कैलकुलेटर। आपने गूगल पे जाके लिखना है तुलसी रेज़न कैलकुलेटर और यहाँ पे देखें ये इस तरह से आ जाएगी और इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से जब आप इसको ओपन करेंगे तो फिर आपके पास ये कहेगा कि प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन। आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक रेक्टेंगल और एक सर्किल। आपका मोल्ड जिस भी शेप का है आपने वो वाली शेप जो है यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अब चूँकि मेरा ये जो अब मोल्ड है ये जो है राउंड है, सर्किल है, तो मैं सर्किल को सिलेक्ट करूँगी। अच्छा, अगर आपको अपने मोल्ड की मेजरमेंट मालूम ना हो तो आप इंची टेप से पहले इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें मैंने नाप लिया और इस तरफ से भी मैंने इसको नाप लिया। तो ये दोनों तरफ से 5 इंच का ये मोल्ड है, यानी इसका जो डायमीटर है वो 5 इंच है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया सर्किल को। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि भाई कोटिंग आपने करनी है या आपने कास्टिंग करनी है। तो हमें चूँकि कास्टिंग करनी है तो हम कास्टिंग को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, कास्टिंग क्या है? जब हम मोल्ड में कोई भी रेज़न का आइटम बना रहे होते हैं और रेज़न को पोर करते हैं मोल्ड में, तो उसे कास्टिंग कहा जाता है। ठीक है, और कोटिंग तो आपको पता है कि टॉप कोट होता है, या फिर अगर कोई एमडीएफ पे हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसे हम कोटिंग कहते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि कौन से टाइप की आप इपॉक्सी रेज़न यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो पाकिस्तान में रेज़न यूज़ करते हैं वो 2:1 रेशो वाली होती है। तो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे फिर आपसे ये पूछेगा कि भाई आपका जो मोल्ड है उसका डायमीटर क्या है, यानी सर्किल का डायमीटर क्या है। तो हमारा मोल्ड चूँकि 5 इंचज़ का है तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने थिकनेस क्या रखनी है। तो अगर 5 इंच का आपका मोल्ड है तो आपकी जो मैक्सिमम थिकनेस है वो 7 mm या 6 mm होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 7 mm। तो देखें, जैसे ही आप ये तमाम चीज़ें फिल करेंगे ना, ये आपको टोटल जो क्वांटिटी है रेज़न की वो बता देगा। यानी इस 5 इंच के मोल्ड में हमें चाहिए 88 ग्राम्स रेज़न टोटल। ठीक है, मिक्सचर। अच्छा, उसमें अब ये बता रहा है, नीचे देखें रेज़न चाहिए 59 ग्राम्स और हार्डनर जो है वो हार्डनर चाहिए 29 ग्राम्स। ठीक है, पॉइंट के बाद जो नंबर है आप उसको छोड़ दीजिए, उसको स्किप कर दीजिए। पॉइंट से पहले जो नंबर हैं वो कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, टोटल हमें चाहिए 88, जिसमें 59 ग्राम्स रेज़न होगा और 29 ग्राम्स जो है वो हार्डनर होगा। क्योंकि आप सबको मैं बता चुकी हूँ पहले कि जब हम रेज़न लिक्विड ख़रीदते हैं तो हमें 2 बॉटल्स मिलती हैं। एक जो बॉटल होती है वो बड़ी होती है, वो रेज़न की होती है, और जो उसकी हाफ़ होती है छोटी बॉटल वो हार्डनर की होती है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रेज़न की हम जितना रेज़न लेते हैं उसकी हाफ़ क्वांटिटी में हम हार्डनर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कैलकुलेटर ने भी आपको कैलकुलेट करके बताया है कि टोटल 88 लेना है आपने, रेज़न आपका होगा 59 और जो हार्डनर आपका होगा वो होगा 29। यानी ऑलमोस्ट रेज़न जो है वो हमारा 60 ग्राम होगा और हार्डनर जो है वो 30 ग्राम होगा। ठीक है, तो हो गया हाफ हाफ, यानी कि 30 ग्राम हार्डनर है और उसको हम डबल करते हैं तो हमारा बनता है 60 ग्राम रेज़न। तो ये होता है परफेक्ट रेशो। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने वेट स्केल पे ये ग्लास रख दिया है जिसमें हमने रेज़न को मिक्स करना है और पहले हम इसमें डालेंगे हार्डनर। ठीक है, हार्डनर की जो छोटी वाली बॉटल है वो हार्डनर होती है। तो हार्डनर हमें चाहिए 29, या हम इसको 30 कर लेंगे, 30 ग्राम्स हमें हार्डनर चाहिए। ठीक है, आराम आराम से डालेंगे, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा हो जाए।
ठीक है, 1-2 नंबर अगर आगे पीछे होते हैं तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी 1-2 नंबर जो है वो आगे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने 30 ग्राम्स जो है वो इसमें हार्डनर ऐड किया है ग्लास में। उसके बाद हम बड़ी बॉटल वाला जो रेज़न है हमारे पास उसे हम ऐड करेंगे, और रेज़न हमें चाहिए 60 ग्राम, यानी इसका जो टोटल वेट बनेगा वो बनेगा 91। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने कप में जो है वो रेज़न भी डाल दिया, और इसका जो मेजरमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, यानी हमें रिक्वायर था 91 टोटल, लेकिन यहाँ पे ये हो गया 93। लेकिन 1-2 नंबर अगर आगे पीछे होता है 1-2 ग्राम, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोडक्ट में। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ठीक है ना। एक आध नंबर अगर आगे पीछे होता है तो इट्स नॉट अ बिग इशू। इसके बाद आपने रेज़न को मिक्स करना है, जिसके लिए हमने ली है आइसक्रीम स्टिक। ठीक है, इसको आपने एक ही सिमत में घुमाना है, ये ना हो कि आपने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमा दिया। आपने एक ही सिमत में इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना। ठीक है, अभी मैंने वीडियो को जो है वो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, ना तो स्लो किया है, ये नॉर्मल स्पीड है जिससे मैं जो हूँ मिक्स कर रही हूँ। आपने भी ऐसे ही मिक्स करना है। अच्छा, जब आप रेज़न को मिक्स करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसमें स्मोक सा बन गया है, लेकिन जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा रेज़न और हार्डनर एक दूसरे में, तो फिर ये अगेन वैसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो यही इसकी पहचान है कि जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए मिक्सिंग के बाद, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये दोनों रेज़न और हार्डनर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और अब यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा, इस प्रोसेस के बाद फिर बारी आती है कलर मिक्सिंग की। ठीक है, अभी मैं बहुत आराम आराम से आप लोगों को समझा रही हूँ, ताकि जो लोग बिल्कुल न्यू हैं यानी कि बिगनर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। और अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उन तमाम क्वेश्चंस के आपके आंसर दे दूँगी। ठीक है, तो अब बारी आती है कलर मिक्सिंग की। यहाँ पे हम अपनी चॉइस के मुताबिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी सिंपल पोरिंग करूँगी एक कलर में, ठीक है, ताकि आप लोगों को ईज़िली जो है वो बिगनर्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम अगेन नेक्स्ट क्लासेस में डबल लेयरिंग और इस तरह की पोरिंग वगैरह आपको सिखाएंगे। अभी मैं सिर्फ एक कलर के साथ काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है वाइट कलर का माइका पाउडर, ठीक है, जो कि पर्ल वाइट है ये, और थोड़ा सा शिमरी इफ़ेक्ट देता है माइका पाउडर, मैंने आपको बताया था। और मटेरियल वाली जब मैंने क्लास शेयर की थी तो उसमें मटेरियल गाइड दिया था सारा आपको रेज़न से मुतालिक। जिन लोगों ने नहीं देखा वो लाजमी जाके देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको मटेरियल के बारे में तमाम चीज़ें बता दी थी। ठीक है, अच्छा, ये माइका पाउडर होता है थोड़ा सा शिमरी इफ़ेक्ट देने के लिए, ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसकी मैं आपको कोई मेजरमेंट नहीं बता सकती कि आपने कितना कलर मिक्स करना है। कलर आपने अपने डिज़ायर कलर के अकॉर्डिंग जो है वो मिक्स करना है। पहले आप थोड़ा सा डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि भाई आपका जो डिज़ायर कलर है वो रेडी हो गया है या नहीं, या उसमें मज़ीद जो है कलर ऐड करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है, कलर मिक्सिंग की इस पाउडर की कोई मेजरमेंट नहीं होती, ये आपने अपने हिसाब से डालना होता है। और जब आपने इसमें माइका पाउडर ऐड कर दिया तो फिर अगेन वैसे ही आइसक्रीम स्टिक से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतना अच्छा मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल भी कलर की जो है वो गुठलियाँ वगैरह ना रहें। ठीक है, देखें इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लिया। उसके बाद हम इसको मोल्ड में पोर करेंगे। अच्छा, मोल्ड जो है वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आपने ग्लास की नोक को कुछ इस तरह से बना लेना है और इस तरह से जो है मोल्ड में आपने पोर कर देना है। ठीक है, जब आपने कैलकुलेटर से रेज़न को मेजर किया होगा तो आपको ये डर नहीं होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रेज़न हमारा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद जब आप इस पर पोर कर लें तो फिर एक आइसक्रीम स्टिक्स की मदद से आपने इसके सारे साइड्स जो हैं यहाँ पे एक दफ़ा ये स्टिक को घुमा लेना है, ताकि आपका रेज़न जो है ना वो कोने कोने तक पहुँच जाए। ऐसा ना हो कि कहीं पे ये गैप रह जाए।
ठीक है। उसके बाद पोर करने के बाद आपने इसको एटलीस्ट 12 घंटे तक छोड़ देना है। बिल्कुल इसको नहीं हिलाना, इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि रेज़न का जो काम है बड़ा सब्र आज़मा काम है। कभी कभी एक प्रोडक्ट में हमें 5-5 6-6 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपने पोर कर लिया, इसके बाद इसको लाजमी आपने ये टॉर्च के ज़रिए जो है इसके बबल्स को रिमूव करना है। और टॉर्च चलाने का तरीका यही है कि आपने इसको इस तरह से चलाना है, एक जगह पे काफ़ी देर तक आपने इसकी जो टॉर्च है वो नहीं मारनी, क्योंकि इस तरह से जो है बर्न होने का ख़दशा होता है। रेज़न जो है वो बर्न हो जाता है और बाज़ औक़ात मोल्ड भी जो है वो आपका ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आप देख लें मैं किस तरह सर्कुलर मोशन में जो है वो इस टॉर्च लाइट को चला रही हूँ। आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है और इसके बबल्स को रिमूव कर देना है। वैसे तो रेज़न जो है वो क्योर होने में एटलीस्ट 24 आवर्स लेता है, लेकिन अगर आपने मज़ीद उस पर कुछ लेयरिंग वगैरह करनी है, स्टिकर लगाना है, वॉटेवर जो भी करना है, उसके लिए आपको एटलीस्ट 12 घंटे का तो वेट करना होता है। उसके बाद हम इस पर दूसरा जो काम है वो अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो अब क्लिप है ये मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, यानी एक दिन पहले मैंने रात में बनाया था और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है उस दिन का क्लिप है। रेज़न थोड़ा सा जो है वो हार्ड हो चुका है, लेकिन अभी इतना नहीं है कि मैं इसको मोल्ड से बाहर निकाल सकूं। लेकिन इस स्टेज पे आप जो है अगर इसके ऊपर कुछ लगाना चाहते हैं, स्टिकर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो इसको मैं डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे क्रश ग्लास का यूज़ करूँगी और आपको सिखाऊंगी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में आप क्रश ग्लास का यूज़ करते हैं रेज़न के साथ, तो आपने उसको किस तरह से अप्लाई करना है। साथ साथ मैं ये ट्रांसपेरेंट आयतल कुर्सी का मेरे पास ये 4 इंच का स्टिकर पड़ा हुआ था, ये मैं इसके ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इस वक्त देख लें मेरे हाथ में ये क्रश ग्लास है। ये ईज़िली आपको तमाम रेज़न सप्लायर के पास मिल जाता है और इसको फायर ग्लास भी कहते हैं, क्रश ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है और इसकी जो लुक आती है बनने के बाद वो बहुत अच्छी आती है। इसमें आप कलर मिक्स भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो वैसे ही ट्रांसपेरेंट भी लगा सकते हैं। अभी मैं इसको एज इट इज़ लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि लुक इसकी कैसी आती है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये एक 4 इंच का आयतल कुर्सी का ट्रांसपेरेंट स्टिकर मौजूद था। इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। और विनाइल नहीं है ये, इसको विनाइल स्टिकर नहीं कहते, ये ट्रांसपेरेंट स्टिकर कहलाता है और ये बड़ा बजट फ्रेंडली होता है विनाइल के कंपैरिजन में, क्योंकि विनाइल बहुत महंगे बनते हैं और ऑर्डर पे रेडी किए जाते हैं और ये वाले जो स्टिकर होते हैं ये ऑलमोस्ट शॉप्स वगैरह पे रेडी भी मिल जाते हैं आपको। तो चूँकि हमारा मोल्ड 5 इंच का है, तो यहाँ पे मैंने 4 इंच वाली आयतल कुर्सी ली थी और ये मुझे मिली थी 100 रुपीज़ की। ठीक है, यहाँ से हम इसको पीछे से पील ऑफ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल वे में जिस तरह से स्टिकर को अप्लाई किया जाता है कहीं पे, बिल्कुल सेम उसी मेथड से इस रेज़न के कोस्टर पे या ट्रे पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। ये देखें, इस तरह से पील कर लिया इसको और इसको सिंपल जो है आपने अप्लाई कर देना है। देखें, स्टिकर मैंने अप्लाई कर दिया और थोड़ा सा मैंने एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाने थे क्रश ग्लास। और यहाँ पे देखें, ये नीचे जितने क्रश ग्लास पड़े हैं इसको हमने देखते हुए सेटिंग से छोटे बड़े इसको हमने कुछ इस तरह से इस जो है मोल्ड के ऊपर रख दिया है। अभी मैं सिंपल इसको सिर्फ रख रही हूँ, अभी मैंने इसमें मज़ीद कुछ भी मिक्स नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो क्रश ग्लास है मेरे पास ट्रांसपेरेंट वाले, मैंने इसको एक सेटिंग में यानी कि मून शेप में मैंने इसको रखा है और यहाँ पे मैं देख रही हूँ, इसकी सेटिंग कर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा पीस जो है वो बाहर निकल आए या कुछ डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे आपने अपने हिसाब से जो है वो जिस डिज़ाइन में भी इसको लगाना है वो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक साइड पे लगाया है, आप इसे चारों तरफ भी लगा सकते हैं और बीच में स्टिकर लगा सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे क्रश ग्लास का जो डिज़ाइन है वो आप नीचे लगा लें और ऊपर जो है वो आप स्टिकर अप्लाई कर दें। ये तमाम चीज़ें आपकी अपनी क्रिएशन पे जो है वो डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्रश ग्लास की सेटिंग कर दी है और उसके बाद देखें अब हम क्या करेंगे। अब बारी आती है इसकी फ़ाइनल कोटिंग की। ठीक है, यानी कि जिसको टॉप कोट आप कहते हैं। तो
तो टॉप कोट करने के लिए भी हमने तुलसी रेज़न कैलकुलेटर खोला, सर्किल शेप को सिलेक्ट किया। उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, कोटिंग एंड कास्टिंग। तो अब चूँकि हमें कास्टिंग नहीं करनी बल्कि कोटिंग करनी है, तो आपने कोटिंग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद विच टाइप ऑफ इपॉक्सी रेज़न आर यू यूजिंग, तो यहाँ पे हमने 2:1 रेशो सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास 2:1 रेशो वाला जो है वो रेज़न है। उसके बाद डायमीटर लिखना है इसका 5 इंचेस, वो आपने लिख दिया। तो यहाँ पे देखें, ये आपको बता रहा है कि आपको टोटल 16 ग्राम जो है वो रेज़न और हार्डनर चाहिए, जिसमें से 10 ग्राम या 11 ग्राम जो है वो होगा रेज़न और 5.5 ग्राम जो है वो हार्डनर होगा। तो जनाब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हमने रेज़न को अगेन मिक्स कर लिया है एक ग्लास में कोटिंग के लिए। और यहाँ पे देखें, ये क्लियर रेज़न जो है ये मैं सबसे पहले क्रश ग्लास पे जो हमने यहाँ पे सेट किए हैं, सिर्फ रखे हैं, उसके ऊपर डाल रही हूँ। आपने एहतियात से डालना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं डाल देना कि जो है मोल्ड से बाहर चला जाए आपका रेज़न। और पहले आपने क्रश ग्लास पे डाला, उसके बाद आपने जो स्टिकर लगाया था उसके ऊपर आप इसकी फ़ाइनल कोटिंग करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको पोर कर देंगे, हर तरफ अच्छे तरीके से पोर करेंगे, कहीं के ऐसा ना हो कि कहीं कोई जगह खाली रह जाए, ठीक है। आपने इसको बहुत अच्छे से पोर कर दिया। इसके बाद एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे और इसको हर तरफ जो है इवनली स्प्रेड कर देंगे। ये हमारी हो गई फाइनल कोटिंग, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एक जो है वो रेज़न का, समझें कि छोटी स्मॉल साइज़ की जो है वो ट्रे या प्लैक इसको आप कह लें, बनाना सिखाया है। और ये बहुत ही सिंपल है, वरना जो हमारे अक्सर जो हम बना रहे होते हैं आर्टिकल्स, उसमें 3 से 4 लेयरिंग भी होती हैं, जो कि आगे जैसे जैसे आएगी क्लास तो मैं आपको बताती रहूँगी। लेकिन ये सबसे सिंपल वाला जो है वो मेथड था जो मैंने आपको बता दिया। इसमें सिंपल पोरिंग थी, इसके बाद स्टिकर अप्लाई किया हमने, क्रश ग्लास रखे और फाइनल कोटिंग कर दी। ये सबसे जो है वो सिंपल और आसान जो है वो आपका समझे कि प्रोडक्ट एक तैयार हो गया। अच्छा, कोटिंग करने के बाद भी आपने फ़ाइनल जो है इसकी टॉर्च यूज़ करनी है, फ्लेम टॉर्च, और सारे बबल्स आपको रिमूव करने हैं। इवन आपने जो है ना मोबाइल की जो लाइट होती है ना, टॉर्च लाइट, उसको जला के आपने बाकायदा देखना है कि कहाँ कहाँ जो है वो बबल्स हैं, आपने उसको लाजमी ख़त्म करना है। अदरवाइज़ जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो फिर ये बबल्स जो है उसको ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है, और आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आप बना रहे हो, उसकी जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी नहीं आएगी, शाइन नहीं करेगा, ठीक है जी। अच्छा, फाइनल कोटिंग के बाद भी मैंने इसको एटलीस्ट 10 से 12 घंटे रेस्ट दिया है, और उसके बाद जो है वो अब मैं इसको अनमोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। और इसको मोल्ड से निकाल रहे हैं, बहुत एहतियात से आपने इसको मोल्ड से निकालना है। ये देखें इस तरह से, ताकि आपका मोल्ड भी ख़राब ना हो और ये ईज़िली निकल भी आए। और इसके साइड्स भी देख लें कितने नीट एंड क्लीन बने हैं, कि इसमें आपको कोई भी कटर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं कि एक्सेस आपको कहीं से काटना पड़े या कुछ करना पड़े। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये वाला पीस जो है वो तैयार हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा, इसके साइड्स पे आप आउटलाइन भी कर सकते हैं गोल्डन या सिल्वर मार्कर से अगर आप चाहें, या मेटालिक पेंट से भी इसकी जो है वो आउटलाइन की जाती है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इसमें नहीं करूँगी, लेकिन नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में मैं आपको वो आउटलाइन वगैरह भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पे अभी मैं इसको स्टैंड पे रख के दिखा रही हूँ। ये इस तरह के मेटल स्टैंड बाहर मिलते हैं, मेटल में भी मिलते हैं, इसके अलावा एक्रेलिक में भी मिलते हैं, जो आप चाहें यूज़ कर सकती हैं। बहुत सारे डिज़ाइंस इसमें आते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारा ये जो है फ्लैग जो है आयतल कुर्सी के साथ माशाल्लाह से तैयार हो गया है। और कैसा लगा आप लोगों को? आई होप कि आपको तमाम प्रोसेस इसका समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ मुश्किल लगती है या समझ में नहीं आती तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आंसर करूँगी और आपको जो है वो गाइड करूँगी इंशाल्लाह। हो सकता है बहुत सारी बातें मेरे जहन से निकल गई हों, लेकिन वो आइंदा आने वाली क्लासों में मैं आपको गाइड करती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो ये जो शूट किया था मैंने, इसका नेक्स्ट डे किया था, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी मुश्किलात आपको आती हैं मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगी।
और इजाज़त दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलूँगी किसी नए अच्छे प्रोजेक्ट के साथ। तो फिर अल्लाह हाफिज़।